I traveled across India. I never find a single person who is beggar. What? I have seen people of high moral values, people of such caliber. I don't think that we would conquer this country unless we break the backbone of this country, which is his spiritual and cultural heritage. We will replace their education system, for if the Indian think that English is good and greater than their own, in this way they will lose their self-esteem. Oh my God. दोस्तों, कोई कहता है भारत का इतिहास 5000 साल पुराना है, तो कोई कहता है लाखों साल पुराना है, और कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि भारत का इतिहास 1947 के बाद ही शुरू हुआ है। और हमारी फिल्म जगत के एक एक्ट्रेस हैं जो हाल ही में सांसद बने हैं, उनका कहना है कि भारत 1947 में नहीं बल्कि असल में 2014 में आजाद हुआ है। हम फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली 2014 में ही असल में आजाद हुए हैं। खैर, अपनी अपनी सोच है, इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते, मगर आपको हम ये प्रमाण दे सकते हैं कि ये जो विज्ञान और खोज का इतिहास है, ये कोई पश्चिमी देश की देन नहीं है, बल्कि भारत की ही अपनी उपलब्धियां हैं, हमारे मुनि ऋषियों की कड़ी मेहनत का फल है। दोस्तों, प्राचीन भारत को विश्व गुरु का दर्जा मिला था। प्राचीन भारत यूं ही विश्व गुरु के पद पर आसीन नहीं था, सिर्फ जीवित ही नहीं बल्कि विज्ञान, शिक्षा, कला, संस्कृति, साहित्य और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे आगे था, सबका डैडी था। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। जिस समय यूरोप के लोग धुमक्कड़ जातियां मतलब संगठित तरीके से रहना भी नहीं जानते थे, उस समय भारत के लोग एक सभ्य नगर में निवास करते थे, जिसका प्रमाण है सिंधु घाटी सभ्यता। यीशु के जन्म के 200 साल पहले से ही 11वीं शताब्दी तक भारत का विज्ञान बहुत ही विकसित हुआ, लेकिन मध्यकालीन भारत में हर क्षेत्र में गिरावट हुई, यूं बोले कि नष्ट होने लगी, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी का जलना और सारी प्राचीन धरोहरों का नष्ट होना, और बाकी जो बची कुची थी उसको ब्रिटिशर्स ने बर्बाद कर दिया। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक अनुसंधान करने का किसे होश था? स्थिति इतनी खराब हो गई कि आज तक हम उस स्थिति से निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ये आपकी आंखें खोल कर रख देगी। आइए आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत की वैज्ञानिक और उनकी खोजों के बारे में जानते हैं, और उन्होंने कैसे अपनी खोजों से पूरे विश्व के लोगों के जीवन को आसान कर दिया था, समझते हैं। दोस्तों, भले ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, भले ही मुझे मेरे मेहनत का फल ना मिले, लेकिन हमारी प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिकों के लिए एक कमेंट अवश्य करें। बौधायन पाइथागोरस प्रमेय। एक दिन बौधायन ऋषि अपने शिष्यों के साथ यज्ञ वेदियों का निर्माण कर रहे थे। उन्हें ये आवश्यकता थी कि वेदी का क्षेत्रफल ठीक ठीक मापा जाए। उन्होंने इस सिद्धांत को विकसित किया, जिससे त्रिभुज और चतुर्भुजों की माप में आसानी हुई। प्राचीन भारत के प्रकांड गणितज्ञ बौधायन ने सुलभ शास्त्र की रचना की थी। बौधायन ने गणित के अनेक सूत्र और सिद्धांत की रचना की, जिसे बाद में पश्चिमी देशों ने फैलाया और प्रयोग किया। ज्यामिति की एक बहुत ही पॉपुलर प्रमेय है जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, जिसे आजकल के बच्चे पाइथागोरस थ्योरम के नाम से पढ़ते हैं। आज ये थ्योरी पाइथागोरस के 200 वर्ष पूर्व ही बताया जा चुका था। यह प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय नहीं, बौधायन प्रमेय होना चाहिए। ये सोचने वाली बात है, बड़ी दुख की बात है कि हम अपनी भारतीय वैज्ञानिकों की छवि को धुंधला कर हमने उन लोगों के नियमों को अपनाया और अपनी स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया, जो कि हमारे भारतीयों का सिद्धांत और निर्माणों को अपने नाम पर प्रचार किए और अपने नाम को बढ़ाया। हमने ऐसे लोगों को इतना ज्यादा श्रेय दिया। ये एक गंभीर रूप से सोचने वाला टॉपिक है। आशा करती हूँ कि आप आगे उचित व्यक्ति को ही श्रेय देंगे। यह ज्ञान पाइथागोरस के समय में यूनान पहुंचा और फिर इसे उनकी खोज मान लिया गया। बौधायन ने लगभग 800 से 600 ईसा पूर्व इस सिद्धांत का खोज किया था। ये प्रमेय भवन निर्माण, वास्तुकला और त्रिकोणमिति का विकास है और आधुनिक गणित का ये आधार है। भास्कराचार्य और विज्ञान। पूरी दुनिया एक मत से ये मानती है कि भारत गणित में सर्वप्रथम है। प्राचीन भारत में ज्योतिषी और गणितज्ञों में नाम आता है भास्कराचार्य की, जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नाम की पुस्तक की रचना की थी। इस ग्रंथ को 4 भागों में विभाजित किया गया था, जैसे लीलावती,
बीज गणित, गोलाधाय और ग्रह गणित। सरल भाषा में समझे तो ये 4 भाग अरिथमेटिक अलजेब्रा ग्रहों की गति की विस्तृत जानकारियां देती है। आज हम न्यूटन को ये श्रेय देते हैं, पर न्यूटन के जन्म के 800 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण पर और ग्रहों पर एक पूरी किताब लिख दी थी। भास्कराचार्य ने पृथ्वी के परिभ्रमण और समय मापन के गणितीय आधार का वर्णन किया था। उनके ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में उन्होंने समय की गणना और ग्रहों की गति को समझाया है। उनके सिद्धांत आधुनिक घड़ियां और खगोलीय गणनाओं में बहुत ही उपयोगी हैं। इस ग्रंथ में उन्होंने ग्रहों की अवस्था और इक्लिप्स, मैथमेटिकल टेक्निक, कॉस्मोग्राफी और खगोलीय उपकरणों का उल्लेख किया है। भास्कराचार्य गणित के बहुत बड़े खोज या ग्रेविटी की खोज करने वाले दुनिया के प्रथम व्यक्ति थे। जब यूरोप के लोग संगठित तरीके से रहना भी नहीं जानते थे, तब हमारे भारत में ज्ञान विज्ञान की खोज बहुत ऊंचाइयां छू रही थी। ऋषि कणाद परमाणु शास्त्र को इस दुनिया से परिचित कराने वाले और कोई नहीं बल्कि वे थे महर्षि कणाद। एटॉमिक थ्योरी के पितामह महर्षि कणाद ने वेदों के अनुसार ही एटॉमिक थ्योरी का उल्लेख किया। उन्होंने ही पहली बार यह बताया था कि हर द्रव्य की संरचना एटम से होती है। उन्होंने ही ये बताया कि ये सारी भौतिक जगत की उत्पत्ति 9 द्रव्यों से मिलकर होती है: जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, समय, अंतरिक्ष, मस्तिष्क और आत्मा। उन्होंने कहा था कि भौतिक जगत में वस्तु का निर्माण परमाणु से ही हुआ है। परमाणु मिलकर अणु बने थे। वर्तमान जगत में हम इस एटॉमिक थ्योरी का श्रेय जॉन डाल्टन को देते हैं, मगर जॉन डाल्टन के 2500 साल पहले ही महर्षि कणाद ने हमें ये थ्योरी बता दी थी। इतना ही नहीं, ऋषि महर्षि कणाद ने एटम की डायमेंशन, मोशन और उसकी केमिकल रिएक्शन की भी व्याख्या कर दिया था। महर्षि कणाद ने गति के 3 नियम भी प्रस्तुत किए थे। आप तो ये जानते हैं कि न्यूटन ने भी गति के 3 नियम दिए थे। अब हम दोनों के नियमों को प्रस्तुत करेंगे और आप ही विचार कीजिए कि क्या ये दोनों एक है या अलग अलग। महर्षि कणाद की गति के प्रथम नियम: गति में परिवर्तन प्रभावित बल के कारण होता है। द्वितीय नियम: गति में परिवर्तन प्रभावित बल के समानुपाती होते हैं और बल की दिशा में होता है। तीसरा नियम: क्रिया की प्रतिक्रिया समान परंतु विपरीत है। क्या भारतीय होने के नाते हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी महान महर्षियों को फिर से दुनिया में परिचित कराएं? आर्यभट्ट और विज्ञान। कोपरनिकस, जिसका नाम आपने लाखों बार सुना होगा, जिसको दुनिया का प्रथम खगोल वैज्ञानिक माना जाता है, सबने बाद में यही माना, हमने भी वही मान लिया, पर ये सच नहीं है। हमने इसीलिए मान लिया क्योंकि हमें ये मालूम नहीं था कि आर्यभट्ट नाम का एक व्यक्ति भी है जिन्होंने कोपरनिकस के हजारों साल पहले ही खगोल विज्ञान का ज्ञान दे दिया था। आर्यभट्ट कोपरनिकस के डैडी के दादा के कितने दादा निकल जाएंगे, उससे पहले से ही ये सिद्धांत हमें दे चुके थे। आर्यभट्ट का इस पर एक पूरा पुस्तक है जिसका नाम है आर्यभट्टीय सिद्धांत। आर्यभट्ट को हम सभी जानते हैं, वे एक महान गणितज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं, मगर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट न सिर्फ एक गणितज्ञ थे बल्कि खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान में भी और ज्योतिष विज्ञान में भी उन्हें महारत हासिल था। आर्यभट्ट ने उस वक्त ब्रह्मांड की कई रहस्यों का खुलासा कर चुके थे जिस वक्त दुनिया के अन्य देशों में गिनती तक नहीं जानते थे। तब आर्यभट्ट ने हमें पृथ्वी और सूर्य के बीच संबंधों को समझाने वाला मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिया था। ये दुनिया जानती है कि ये कॉन्सेप्ट हमें निकोलस कोपरनिकस ने दिया था, पर आर्यभट्ट ने उससे कई साल पहले ही हमें ये थ्योरी दे दी थी। आर्यभट्ट ने उस वक्त पाई का मूल्य 3.14 बताया था, जब पूरी दुनिया ये मानती थी कि पृथ्वी केंद्र में है और बाकी ग्रह नक्षत्र उसके चारों ओर घूम रहे हैं। तब आर्यभट्ट ने यह कहा था कि नहीं, सूर्य केंद्र में है और उसके चारों ओर ग्रह घूमती हैं। आर्यभट्ट ने ये बताया था कि चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है, और साथ ही आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि का सही मान भी बताया था। और आर्यभट्ट ने शून्य का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके बिना तो गणित की कल्पना भी असंभव है। आज जो हमें कंप्यूटर की टेक्निक यूज कर रहे हैं, शून्य के बिना इस कंप्यूटर की टेक्निक की कल्पना ही असंभव है।
बराहमिहिर मौसम विज्ञान। बराहमिहिर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। उनके अध्ययन से किसान को ये समझने में मदद मिलती थी कि कौन सी फसल बोई जानी चाहिए। उन्होंने मॉनसून और हवा के रुख का एनालिसिस करके वर्षा की भविष्यवाणी करना सिखाया। बराहमिहिर 505 से 587 ईस्वी में बृहद संहिता ग्रंथ की रचना की। बराहमिहिर ने बादलों के प्रकार, मानसून और वर्षा की भविष्यवाणी का अध्ययन किया। वेस्टर्न साइंटिस्ट अरस्तु ने 384 से 322 ईसा पूर्व यानी 100 वर्ष के बाद एक ग्रंथ लिखा, मेटियोलॉजिका, जिसमें उन्होंने प्रकृति और वातावरण के नियमों को समझाया। लेकिन बराहमिहिर का योगदान अधिक विस्तृत और व्यावहारिक था। बराहमिहिर की इस प्रयास से उस वक्त कृषि में क्रांति आए और आज भी आधुनिक मौसम विज्ञान का यही आधार है। न्यूटन के हजारों साल पहले ही ब्रह्मगुप्त ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमें बता दिया था, तो हम क्यों न्यूटन को पढ़ते हैं? हम ब्रह्मगुप्त को क्यों नहीं पढ़ते हैं? ये सवाल है मेरा। भारतीय खगोल विज्ञान का अध्ययन वेदों से ही माना जाता है। ये सब कुछ वेदों का भाष्य यानी ट्रांसलेशन करके ही लिया गया है। भारतीय विज्ञान की परंपरा दुनिया की प्राचीनतम परंपरा है। जिस समय यूरोप में जातियां अपनी अपनी बस्तियां बसाना सीख रही थी, उस समय भारत में सिंधु घाटी के लोग सुनियोजित ढंग से नगर बसाकर रहने लगे थे। उस समय तक भवन निर्माण, धातु विज्ञान, वस्त्र निर्माण, परिवहन व्यवस्था आदि उन्नत दशा में विकसित हो चुके थे। चरक चिकित्सा विज्ञान। चरक ऋषि अपने गुरुकुल में एक पेशेंट का इलाज कर रहे थे जो लंबे समय से पेट दर्द से परेशान था। उन्होंने नाड़ी की गति और अन्य लक्षणों का एनालिसिस करके जड़ी बूटियों का यूज किया। उनका इलाज बहुत ही इफेक्टिव था। ऋषि चरक ने लगभग 200 ईसा पूर्व से मानव शरीर, बीमारियां और उनके उपचार पर गहराइयों से अध्ययन किया। ऋषि चरक ने चरक संहिता ग्रंथ की रचना की। स्वस्थस्य स्वस्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। यह आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है जो शरीर के संतुलन और उपचार पर आधारित है। ऋषि चरक ने आयुर्वेदिक चिकित्सा में जड़ी बूटी यूज किया और आधुनिक चिकित्सा की नींव रखी। पतंजलि और मनोविज्ञान। ऋषि पतंजलि ने अपने शिष्यों को समझाया कि ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से मन की गहराइयों को समझा जा सकता है। उन्होंने चित्त को नियंत्रित करने के तरीके बताए जो आज योग और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थ योग मन की चंचल वृत्तियों को शांत करने का माध्यम है। महर्षि पतंजलि ने प्राचीन भारतीय ग्रंथ योग सूत्र पतंजलि में लगभग 200 ईसा पूर्व में मानव मन, ध्यान और मानसिक संतुलन पर गहराई से प्रकाश डाला था, जिससे मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी और योग और ध्यान का प्रसार हुआ। कंप्यूटर विज्ञान। शून्यम च एकम च द्वे चतुरो बाध्यः। ट्रिंगल ने अपने छंद शास्त्र में बाइनरी की अवधारणा को लिपिबद्ध किया, जिसमें उन्होंने शून्य और एक के महत्व को दर्शाया। यह प्रणाली आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का आधार बनी। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ट्रिंगल लगभग 200 ईसा पूर्व में ही छंद शास्त्र ग्रंथ की रचना की। ट्रिंगल ने द्विधारी संख्याओं यानी बाइनरी नंबर सिस्टम को प्रस्तुत किया, जिसका यूज आज कंप्यूटर के बेसिक काम में होता है, जो आज डिजिटल कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आधार है और आधुनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। मनुस्मृति और कानून। महाराजा मनु ने सामाजिक न्याय और नैतिकता को ध्यान में रखते हुए कानून की रचना की। उनकी यह रचना आज भी भारतीय समाज के पुराने न्यायिक तंत्र का आधार है। महाराजा मनु ने प्राचीन भारतीय ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की। मनुस्मृति में सामाजिक और कानूनी व्यवस्था का वर्णन मिलता है, जिससे समाज में अनुशासन और न्याय व्यवस्था का विकास करने का तरीका मिलता है, और जो आज भी आधुनिक कानूनी प्रणालियों की प्रेरणा है। वेस्टर्न लॉयर।
जस्टिनियन 483 से 565 एडी में रोमन कानून की रचना की, जो हमारे देश की प्राचीन व्यवस्था थी। आज 17% एजुकेशन सिस्टम हमने यूरोप का अपनाया है, जिसकी हमको कोई भी आवश्यकता नहीं है। देश काल परिस्थिति जिसकी जैसी हो उसको वैसे ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन हम यूरोपियन और अमेरिकन शिक्षा पद्धति के पीछे पड़े हुए हैं। इसीलिए पढ़ाई पूरी होने के बाद ही हम ना इधर के ना उधर के रह रहे हैं। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधानों और आविष्कारों की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। मोहनजोदारो, हड़प्पा, काली बंगाल, लोथल, चौहंदारो, बनमाली, सुरकोटरा आदि स्थानों पर हुई खुदाई से मिले इन नगरों के भवन, सड़कें, नालियां, स्नानागार आदि पक्की ईंटों से बने हुए थे। यहाँ के निवासी जहाज के द्वारा विदेश में व्यापार करते थे। माप तोल का ज्ञान इन्हें था। कृषि उन्नत अवस्था में थी। वे कांसे का उपयोग करना जानते थे। सुनार, सोने, चांदी, बहुमूल्य रत्नों के आभूषण बनाते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि ये लोग खनन विद्या में भी पारंगत थे। ये लोग 19 वस्त्र बनाना जानते थे। वैदिक काल के लोग खगोल विज्ञान का अच्छा ज्ञान रखते थे। वैदिक भारतीयों को 27 नक्षत्रों का ज्ञान था। आप ही बताइए कहाँ से आया ये ज्ञान, अगर पूरी साइंस ही हमारे नेटिव यूरोपियन कंट्री से आया है। आज अख्यांश द्राघिमा हम यूरोप से शुरू होकर पढ़ते हैं, लेकिन ये हमारी पुस्तकों में हजारों सालों पहले से ही है। वे वर्ष, महीना और दिनों के रूप में समय के विभाजन से परिचित थे। शरीर में स्थित अनदेखी क्षुद्र कीटाणु की पहचान थी हमारे ऋषि मुनियों को, जिसके बारे में ये पुस्तक में लिखकर हुए गए हैं। और जो चिकित्सा पद्धति उन्होंने अपनाई थी उसको आयुर्वेद कहा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्राचीन काल में ऑपरेशन तक भी होते थे, जो हमें सुश्रुत संहिता से मिलता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों में शल्य चिकित्सा भी की जाती थी। उस समय वनस्पतियों और जंतुओं के बाह्य तथा अंतरिक्ष संरचनाओं के अध्ययन भी किए गए हैं। कृषि के क्षेत्र में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए फसल चक्र की पद्धति तब भी अपनाई जाती थी। भारतीय खगोल विज्ञान में ब्रह्मगुप्त का कार्यकाल 7वीं शताब्दी से माना जाता है। वे खगोल विज्ञान संबंधी गणनाओं में संभवतः बीज गणित का प्रयोग करने वाले भारत के सबसे पहले महान गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त सिद्धांत इनका प्रमुख ग्रंथ था। ब्रह्मगुप्त के बाद खगोल विज्ञान में भास्कराचार्य का विशिष्ट योगदान है। इसका समय 12वीं शताब्दी था। वे गणित के प्रकांड पंडित थे, जिन खोज और आविष्कारों पर आज यूरोप को इतना गर्व है। वे एक विकसित गणितीय पद्धति के बिना असंभव से थे। यह नई पद्धतियों का खोज निकालने वाले वो अज्ञान व्यक्ति भारत का ही पुत्र था। मध्ययुगीन भारतीय गणितज्ञों जैसे ब्रह्मगुप्त 7वीं शताब्दी में, महावीर 9वीं शताब्दी में और भास्कराचार्य 12वीं शताब्दी में, उन्होंने ऐसी कई खोजें की जिसके बारे में कई काल तक यूरोप अपरिचित था। विश्व को शून्य दशमलव भी भारत की ही देन है। इसमें कोई मतभेद नहीं है कि भारत में गणित की उच्च कोटि की परंपरा थी। भारत में चिकित्सा विज्ञान की एक लंबी परंपरा रही है। चिकित्सा शास्त्र को वेद तुल्य सम्मान दिया गया है। यही कारण है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति को आयुर्वेद की संज्ञा दी जाती थी। भारतीय चिकित्सा पद्धति के विषय में सर्वप्रथम लिखित ज्ञान अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में विविध रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले सूत्र संकलित हैं। इन सूत्रों में विभिन्न रोगों के नाम तथा उनके निराकरण के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियों के नाम भी दिए गए हैं। जल चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा और मानसिक चिकित्सा के विषयों पर भी इनमें विस्तृत विवरण मिलता है। अथर्ववेद के बाद ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व काय चिकित्सा यानी अग्नि चिकित्सा पर भी चरक संहिता और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत संहिता मिलती है। ये चिकित्सा शास्त्र के प्रयोग और विश्व विख्यात ग्रंथ है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन तथा मध्यकाल में संस्कृत भाषा में लिखित रसायन विज्ञान के 44 ग्रंथ उपलब्ध है। नागार्जुन 10वीं शताब्दी में रसायन विज्ञान पर रसरत्नाकर नामक ग्रंथ लिखे थे। इस ग्रंथ में पारे के यौगिक बनाने के प्रयोग दिए गए हैं। नागार्जुन पारे से संजीवनी बनाने के लिए पशुओं और वनस्पतियों के तत्वों तथा आम्ल और खनिजों का उपयोग करते थे। वनस्पति निर्मित तेजाब में वे हीरे, धातु और मोती गला लेते थे। नागार्जुन के अतिरिक्त भारत के महान रसायन शास्त्र
का नाम भी उल्लेखनीय है। इन्होंने औषधि रसायन पर सिद्ध योग नाम का ग्रंथ की रचना की है। धातु विज्ञान के क्षेत्र में भारत में हड़प्पाकालीन संस्कृति के समय से ही अनेक धातुओं का उपयोग होता आ रहा है। धातुओं को प्राप्त करने के लिए कई विज्ञानों का सहारा लेना पड़ता है। धातुओं के अयस्कों की खोज के लिए भूमि विज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अयस्कों से धातु निकालने तथा उन्हें मिश्रित धातु बनाने के लिए रसायन विज्ञान और धातु विज्ञान के ज्ञान की आवश्यकता होती है। धातु विज्ञान में भारत की दक्षता उच्च कोटि की थी। ईसा पूर्व 326 में पोरस ने 30 पाउंड वजन का भारतीय इस्पात सिकंदर को भेंट में दिया था। उस काल में भारतीय इस्पात इतनी उच्च कोटि की होती थी कि वे तत्कालीन सभ्य देशों से उसकी बहुत भारी मांग थी। दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट खड़ा लौह स्तंभ, कर्नाटक के पर्वत श्रृंखलाओं में खड़ा लौह स्तंभ हजारों वर्षों से खड़े होने के बाद भी जंग विहीन है। लोहा ही नहीं, सोना, चांदी, तांबा, टीन, दस्ता जैसी अनेकों धातुओं के अयस्कों खोजने तथा इन्हें गलाकर शुद्ध धातु प्राप्त करने में भारतीय वैज्ञानिकों को महारत हासिल थी। अनेकों धातुओं की तो वे भस्म बनाकर औषधि के रूप में प्रयोग करते थे। रत्न विज्ञान के क्षेत्र में भारत का रत्न विज्ञान भी उच्च कोटि का था। भारतीयों को बस वज्र यानी हीरा, मरफत, पद्मराग, मुक्ता, मोहानील, इंद्रनील, चंद्रकांता, सूर्यकांता, स्फटिक, पुल्लक, पुष्पराग, राजपट, राजमय, रबाल, सीस, गोमेद, पिंड, भ्रामर, उत्पल आदि अनेकों रत्नों का ज्ञान था। इन रत्नों को भूमि या जल से निकालना, इन्हें आभूषण में जड़े जाना योग्य बनाना हमारे विज्ञान और इंजीनियरिंग दोनों का ही कमाल था। हीरा संसार में सबसे कठोरतम पदार्थ है। इसे काटने के लिए उपकरण भी प्राचीन काल में भारतीयों ने ही विकसित किया था। इसके अतिरिक्त जल यान निर्माण में मध्यकाल तक भारत यूरोप से आगे था। वस्त्र निर्माण में भारत ने असाधारण दक्षता प्राप्त की थी। शताब्दियों पहले भारत में कपड़े रंगने के लिए 100 से भी अधिक रंगों का उपयोग किया जाता था। विज्ञान की अन्य अनेक शाखाओं में भारत की उच्च कोटि की उपलब्धियां थी। 10वीं शताब्दी के बाद विदेश आक्रमणकारियों ने समस्त उत्तर भारत को तबाह कर दिया। चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता थी। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक अनुसंधान करने का किसे होश था? केवल दक्षिण भारत के कुछ लोगों में वैज्ञानिक गतिविधियां चलती रही। अंग्रेजों के आगमन के बाद काफी समय तक छिटपुट लड़ाइयां चलती रही। अंग्रेजों का लगभग पूरे भारत पर आधिपत्य हो जाने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में कुछ भारतीयों ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की जैसे कि विशिष्ट गणितज्ञ रामानुज। आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए मधुश्वेता को। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। See you soon in our next video. जय शिव शंभू।